दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। दोस्तों दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था और हसन गंगू 1347 ईस्वी में सुल्तान अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और इसी के साथ दक्षिण में पृथक बहमनी राज्य की स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। इसका राज्याभिषेक इसके गुरु सिराजुद्दीन जुनैदी के द्वारा किया गया और इसने मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता था तो जफर खान को। दोस्तों जफर खान को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता था। दोस्तों दक्षिण के अमीरान सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और जफर खां यानी हसन गंगू, जिसका समयकाल 1347 से 1358 ईस्वी में था, इस एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोआब, बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार में से बहमनी राज्य में शामिल नहीं था क्या? तो उत्तर है दोआब। दोस्तों दोआब बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। इसे रायचूर दोआब भी कहते हैं और ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। इस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य में आया था किसके शासनकाल में? तो उत्तर है मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में। दोस्तों आप जान लीजिए कि रूसी यात्री और घोड़ों का व्यापारी एथेनेसियस निकितन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में बहमनी राज दरबार, सेना और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोलो कोंटी यात्री था कहाँ का? तो ये था इटली का यात्री। दोस्तों निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जो विजयनगर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में सपत्नी यहाँ पहुँचा था। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुआर्ते बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? तो उत्तर है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। दोस्तों आप जान लीजिए दुआर्ते बारबोसा ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसे? तो उत्तर है मार्को पोलो को। मार्को पोलो इटली का जो है यात्री था और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर किसका वजीर था? तो आप जान लीजिए दोस्तों मलिक अंबर अहमदनगर का
वजीर था। मलिक अंबर अबिसिनियाई मूल का दास था। उसने उन्नति करते करते अहमदनगर के वजीर पद पर स्थापित हुआ। 1601 से 1602 में उसने दक्षिण पूर्वी बरार में मुगल सेना को परास्त करके अपनी धाक जमा दी। यद्यपि अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था, फिर भी उसकी मृत्यु के पश्चात उसने खोए हुए प्रदेश छीनकर अहमदनगर की शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों, मलिक अंबर ने मराठों की सहायता से छापामार युद्ध के लिए एक कुशल सेना तैयार किया था। तो जान लीजिए, मलिक अंबर दोस्तों अहमदनगर का वजीर था और वो अबिसिनियाई मूल का दास था। उन्नति करते करते वो वजीर के पद तक पहुंचा था। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर के बाद अहमदनगर का वजीर कौन नियुक्त हुआ था? तो उत्तर है फतेह खां। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहमदनगर में मलिक अंबर के बाद वजीर फतेह खां नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगड़ी को पूरा किया था किसके शासनकाल में? तो उत्तर है राजा जय सिंह के शासनकाल में। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से मिलता है। इसका श्रेय कल्हड़ कृत राजतरंगड़ी को जाता है और कल्हड़ ने राजतरंगड़ी को लोहार वंश के शासक जय सिंह के शासनकाल में पूरा किया था। राजतरंगड़ी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कल्हड़कृत राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग यानी 8 भाग हैं। इसके पहले 3 तरंगों में प्राचीन काल के कश्मीर का इतिहास है। इसके चौथे से 6वें तरंग में कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास है और 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास है। तो याद रखिएगा, कल्हड़ ने अपनी राजतरंगड़ी जो है ये दोस्तों कौन से शासक? लोहार वंश के शासक जय सिंह के शासनकाल में पूरा किया था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ कृत राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग या भाग हैं? तो कुल 8 तरंग हैं कल्हड़ की राजतरंगड़ी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है राज्य और राजवंश का। खानदेश, तो आप जान लीजिए दोस्तों, खानदेश में फारूकी वंश का शासन था। बरार इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, गोलकुंडा कुतुब शाही वंश और बीदर बरीद शाही वंश, ये प्रमुख राज्य और उनके राजवंशों का जो है सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह ने। याद रखिएगा दोस्तों, गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अबला बाबा की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह दुती को। दोस्तों, उदार दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह दुती की प्रजा उसे जगत गुरु और अबला बाबा यानी निर्धनों के मित्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अपने पतन के बाद बहमनी साम्राज्य विभाजित हो गया था कितने भागों में? तो उत्तर है 5 भागों में। आप जान लीजिए दोस्तों, सिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय बहमनी साम्राज्य के विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः बहमनी राज्य के नाम मात्र के सुल्तान खलीमुल्ला के 1538 में मृत्यु के उपरांत बहमनी राज्य पूर्ण रूप से 5 स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया। इन राज्यों में बीजापुर के आदिल शाही वंश, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश, अहमदनगर के निजाम शाही वंश, बरार का इमाद शाही वंश और बीदर के बरीद शाही वंश में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ किसके? तो उत्तर है वारंगल के। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा वारंगल जो कि प्राचीन हिंदू साम्राज्य था उसके खंडहरों पर निर्मित हुआ है। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राजा के खंडहरों पर स्थापित हुआ था और गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, जो कि एक तुर्की दास था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, गोल गुंबद ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह, जिसका समयकाल 1627 से 1657 है, इसका मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है और ये कर्नाटक तत्कालीन बीजापुर राज्य में स्थित है। दोस्तों, बीजापुर का गोल गुंबद का बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है और गोल गुंबद भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबद तुर्की और ईरानी स्थापत्य कला शैली से प्रेरित था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित विवादग्रस्त क्षेत्र कौन था? तो ये था रायचूर दोआब क्षेत्र। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रायचूर दोआब क्षेत्र जो था ये बहमनी राज्य में शामिल नहीं था, इसे रायचूर दोआब कहा जाता था। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था और इस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष हुए थे। अगला प्रश्न है, रायचूर दोआब क्षेत्र था किसके बीच? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र था रायचूर दोआब। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य में अफाकी कौन थे? तो उत्तर है ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी बहमनी साम्राज्य में अफाकी कहे जाते थे। अफाकी का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक और बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा पश्चिम एशियाई देशों जैसे ईरान, इराक, अरब देशों से विदेशी मुसलमानों या अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफाकी और दक्कनी गुटों में विभाजित हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय और तिरुमल में से अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है देवराय द्वितीय ने। दोस्तों विजयनगर की सेनाओं को बहमनी फौज से इतनी बार पराजित होना पड़ा कि देवराय द्वितीय को अंत में अपने सरदारों की परिषद में इस विषय पर विचार करना पड़ा और परिणाम स्वरूप मुसलमानों को सेना में भर्ती की गई और उन्हें अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई थी। और आप जान लीजिए, देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, गजबेटकर की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो उत्तर है देवराय द्वितीय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था किसके दरबार में? तो उत्तर है देवराय द्वितीय के दरबार में। दोस्तों देवराय द्वितीय के दरबार में फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो उत्तर है दोस्तों तुलु वंश से संबंधित हैं कृष्णदेव राय। और तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह, इनका शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी था, इन्होंने किया था। और तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया। कृष्णदेव राय केवल तुलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था और सदाशिव दोस्तों तुलु वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेलुगु साहित्य के अष्ट दिग्गज कवि कौन थे, आपको बताना है। तो उत्तर है तेलुगु साहित्य के अष्ट दिग्गज कवि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है किसके समय काल को? तो उत्तर है दोस्तों विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है उसको माना जाता है। और आप जान लीजिए, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इनकी कृति अमुक्त माल्यद या विष्णु चित्तीय थी, जिसकी रचना तेलुगु भाषा में की गई थी। दोस्तों अमुक्त माल्यद, आप जान लीजिए, अमुक्त माल्यद ये नागरिक और सैनिक प्रशासन से संबंधित कृष्णदेव राय की कृति थी। इस ग्रंथ में अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण, मंत्रियों की नियुक्ति, न्याय प्रशासन और विदेश नीति के संचालन आदि के सारे विषयों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। नागलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोमिंगो पायस, याद रखिएगा, डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी किसके शासनकाल में? तो उत्तर है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का यात्री था दोस्तों डोमिंगो पायस। अगला प्रश्न है, वह भाषा जिसमें अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये थी तेलुगु भाषा में। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो ये था अल्लसन्नी पेदन्ना, याद रखिएगा, अल्लसन्नी पेदन्ना दोस्तों ये विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था।
अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय की कृति अमुक्त माल्यद पुस्तक ये किससे संबंधित है? तो ये नागरिक और सैनिक प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर है निम्न कृषक मजदूर के बदले में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था और भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही उक्त कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। अगला प्रश्न है आयंगर कौन थे? तो दोस्तों आयंगर 12 अधिकारियों का समूह था जो कि विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। विजयनगर साम्राज्य में केंद्र और गांव में संपर्क स्थापित करने के लिए महानायकाचार्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। आयंगरों के पद आनुवांशिक होते थे और अपने अधिकार क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। अगला प्रश्न है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है हरिहर और बुक्का। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया था। हरिहर और बुक्का कंपली राज्य में मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजिट किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण से शिक्षा ली थी और इस साम्राज्य के 4 राजवंश संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी थीं। अगला प्रश्न है विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था सदाशिव। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने किसको संरक्षण दिया था? तो उत्तर है वल्लभाचार्य को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का दर्शन कौन सा था? तो ये था शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन, वल्लभाचार्य का दर्शन। अगला प्रश्न है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय में से चीन में किसने राजदूत भेजा था? तो उत्तर है बुक्का प्रथम ने। दोस्तों बुक्का प्रथम ने चीन में राजदूत भेजा गया था और हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने राज्य के सरदारों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, शासन का केंद्रीकरण किया और तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया था। बुक्का की एक महान विजय मदुरा के मुसलमानी राज्य की थी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैल गया। वो एक योग्य शासक था और चीन के साथ राजनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने 1374 में अपना एक राजदूत चीन भेजा था और बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य को स्थापित किया था। विजयनगर कहाँ पर स्थित था? तो आप जान लीजिए दोस्तों विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे,
तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर और राज्य की नींव डाली थी। और अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु और विद्वान माधव विद्यारण्य और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तो ये संगम वंश से संबंधित थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। तो सही उत्तर है दोस्तों हम्पी। हम्पी वह स्थान है जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने सन 1336 में विद्वान माधव विद्यारण्य के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर। याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। बारबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का। नूनीज पुर्तगाली यात्री और निकोलो कोंटी इटालियन यात्री था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बारबोसा पुर्तगाली, वास्को डी गामा पुर्तगाली, नूनीज पुर्तगाली और निकोलो कोंटी इटालियन यात्री था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आंखों से देखा है न कानों से सुना है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। दोस्तों अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी यात्री था। ये फारस के शासक सुल्तान शाहरुख के दरबार में आया था और वहाँ से आया था। वहाँ के राजदूत के रूप में 1242-43 में ये भारत में रहा और विजयनगर की यात्रा की। उस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। दोस्तों अब्दुल रज्जाक ने 1442-43 में भारत की यात्रा की थी और देवराय द्वितीय के शासनकाल के बारे में लिखता है कि इसके राज्य में 300 बंदरगाह हैं, प्रत्येक कालीकट के बराबर है। और इसी का कथन है कि विजयनगर जैसा शहर दुनिया में न आंखों से देखा है न कानों से सुना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बरार में से तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध भाग नहीं लिया था किसने? तो उत्तर है बरार ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व कहा जाता था क्या? तो उत्तर है शिष्ट। याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में लगान वसूली का विभाग क्या कहलाता था? तो उत्तर है अठावने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अठावने कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में लगान वसूली के विभाग को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी किसे कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को। विजयनगर के संस्थापक दोस्तों हरिहर और बुक्का में बुक्का प्रथम को अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। नानकार क्या था आपको बताना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नानकार। नानकार जो है ये कर मुक्त भूमि को नानकार कहा जाता था। ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ एक प्रकार की माफ़ी होती है और इसके अनुसार जमींदार को कुछ ज़मीन की माजगुजारी नहीं देनी पड़ती थी और इस प्रकार की माफ़ी अवध के नवाबों के समय प्रचलित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने। दोस्तों कृष्णदेव राय ने जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हासपेट नगर किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने। वेंकटा विलास मानप क्या था? तो वेंकटा विलास मानप ये एक सभागार था। अगला प्रश्न है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका लिखी थी किस भाषा में? तो उत्तर है दोस्तों संस्कृत भाषा में। आप जान लीजिए कि सायण ने अपनी वेदों पर टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी और बुक्का प्रथम के संरक्षण में सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संहिताओं और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों पर संस्कृत भाषा में भाष्य लिखे थे।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण कहाँ से संबंधित थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। इन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं और ये विजयनगर राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो उत्तर है जैनुल आबदीन को। दोस्तों जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है उसकी सहिष्णुतापूर्ण नीतियों के कारण। कश्मीर का शासक जिसे बड शाह पुकारा जाता था, तो उत्तर है जैनुल आबदीन को बड शाह या बुध शाह भी पुकारा जाता था। कश्मीर का सबसे महान सुल्तान था वो जैनुल आबदीन। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के चलते उसे बुध शाह यानी महान सुल्तान की उपाधि मिली हुई थी। ये कश्मीर का लोकप्रिय शासक था, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। 1420 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा और इसने हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी और जजिया कर हटा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है। तो उत्तर है सिकंदर शाह के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा सिकंदर शाह ने बंगाल में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था और बंगाल में पांडुआ की अदीना मस्जिद 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है लोटन मस्जिद क्या है? तो ये एक बंगाली मस्जिद है, लोटन मस्जिद। अगला प्रश्न है दोस्तों हुसैन शाह के शासनकाल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये व्यक्ति थे मालाधर वसु। दोस्तों याद रखिएगा मालाधर वसु ने हुसैन शाह के शासनकाल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में दोस्तों अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है मालाधर वसु ने भगवत पुराण का संस्कृत में अनुवाद किसके नाम से किया था? तो मालाधर वसु ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद जो है श्री कृष्ण विजय के नाम से किया है। मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि किसने दी थी? तो बारबक शाह ने दोस्तों मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का शिराज किसे कहा जाता है? तो उत्तर है जौनपुर नगर को भारत का शिराज कहा जाता था। हुसैन शाह सरकी वंश का अंतिम शासक था और इसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया और आप जान लीजिए कि सिराज ऑफ द ईस्ट या पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। वो विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नई प्रकार की शैली शर्की शैली का निर्माण हुआ था और दोस्तों आप जान लीजिए कि उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों साबरमती नदी के बाएं किनारे अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। दोस्तों अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो सवाई राजा जय सिंह। दोस्तों 18वीं शताब्दी का श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई जय सिंह जयपुर शहर का संस्थापक था। वो एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा यानी 5 स्थानों पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है जिज मोहम्मद शाही को किसने तैयार करवाया था? तो जय सिंह ने। दोस्तों जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिससे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोलराज द्वितीय, गणपति भिल्लम और सिंघन में से देवगिरी के स्वतंत्र यादव की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है भिल्लम ने। दोस्तों भिल्लम ने देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी और ये राज्य दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग में स्थित था। वे पहले चालुक्यों के सामंत शासक थे। अगला प्रश्न है उड़िया, उत्कल, पुरी और कटक में से उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर है उत्कल। दोस्तों उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम था। वस्तुतः उत्कल उत्तरी ओडिशा का प्राचीन नाम जिसे उत यानी उत्तर और कल यानी कलिंग का संक्षिप्त रूप माना जाता है और उत्कम का सबसे पहला उत्कल का उल्लेख संभवतः सूत्र काल में मिलता था।
दोस्तों उड़िया जो है इस प्रदेश की राजभाषा है। हाल में भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पुरी ओडिशा राज्य का तटवर्ती शहर है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु कौन सी थी? तो ये थी काली मिर्च। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों कृत्तिवास ने, और इन्हीं के नाम से इसे कृत्तिवास रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और मुबारक शाह में से जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। दोस्तों हुसैन शाह जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य ने आद्य आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? तो उत्तर है बर्टन स्टीन ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्टन स्टीन ने, आप जान लीजिए कि विजयनगर राज्य के आद्य आनुवंशिकता के विचार को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, देखिए, एन काराशिमा, बर्ननस्टाइन, के वी रमेश, एन वेंकट रमैया में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो एन काराशिमा ने दोस्तों 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है और भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये अब्दुल रज्जाक का कथन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का दूत बनकर आया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक के काल में गोवा और कोंकण के क्षेत्रों को अधिकृत किया गया? तो ये हरिहर द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों जो है गोवा और कोंकण के क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था। तो आप जान लीजिए ये था आज का वीडियो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के अंतर्गत मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।